क्या एआई इंसानी दिमाग को कमजोर बना रहा है? एमआईटी की ताज़ा स्टडी तो यही बता रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल आपके दिमाग की एक्टिविटी को कम कर सकता है, ख़ास तौर से जब बात हो क्रिएटिव सोच की और क्रिटिकल थिंकिंग की। इसका मतलब ये है कि अगर हम हर काम के लिए अगर एआई पर निर्भर होने लगे तो हमारी खुद की सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता कमज़ोर पड़ सकती है। ये बड़ा चौंकाने वाली स्टडी है और वाकई में ये जो एआई पर हमारी निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है, क्या माने हम, क्या जो हमारी नेचुरल ब्रेन कैपेबिलिटीज़ हैं हम उनसे दूर होते जा रहे हैं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे एआई का कब कैसे इस्तेमाल करना है ताकि आपकी जो नेचुरल कैपेबिलिटीज़ हैं उन पर इसका असर ना पड़े। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। क्या आप हर काम के लिए एआई का सहारा ले रहे हैं? यहाँ तक कि लुभावना कंटेंट लिखने या चैटिंग करने के लिए भी आप एआई के भरोसे हैं? अगर ऐसा है तो थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि ऐसा करने से आपका दिमाग कमजोर हो सकता है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दावा है एमआईटी की एक ताजा रिसर्च का। एमआईटी के मीडिया लैब में की गई रिसर्च ने सबको चौंका दिया। इस रिसर्च में 18 से 39 साल के बीच के 54 युवाओं को 3 अलग-अलग ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप को केवल अपने दिमाग से निबंध लिखने को कहा गया, दूसरे को गूगल सर्च का इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई, जबकि तीसरे ग्रुप को चैट जीपीटी की मदद से सैट जैसे टॉपिक्स पर निबंध लिखवाया गया। सभी प्रतिभागियों की ईईजी मशीन के जरिए ब्रेन एक्टिविटी को 32 अलग-अलग एरियाज में ट्रैक किया गया और नतीजे वाकई में हैरान करने वाले थे। स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया, उनकी ब्रेन एंगेजमेंट सबसे कम थी। न सिर्फ न्यूरल लेवल पर, बल्कि भाषा और व्यवहार के स्तर पर भी उनका प्रदर्शन कमजोर रहा। जैसे जैसे समय बीता और निबंधों की संख्या बढ़ती गई, चैट जीपीटी यूजर्स ने मेहनत करना लगभग बंद कर दिया। तीसरे निबंध तक कई लोग सीधे कॉपी पेस्ट करने लगे। जब इन निबंधों को 2 अनुभवी इंग्लिश टीचर्स से चेक कराया गया, तो उन्होंने इसे लार्जली सोललेस बताया, मतलब उनमें मौलिकता और सोच की कमी थी। हर निबंध में एक जैसी भाषा, एक जैसे शब्द और एक जैसे विचार पाए गए। दूसरी तरफ जो ग्रुप बिना किसी टूल के सीधे दिमाग से लिख रहा था, उनके ब्रेन में अल्फा, थीटा और डेल्टा वेव्स में जबरदस्त बढ़त देखी गई। ये वो वेव्स हैं जो क्रिएटिव सोच, याददाश्त और अर्थ की समझ से जुड़ी होती हैं। इस ग्रुप ने न सिर्फ ज्यादा ओनरशिप और सेटिस्फैक्शन महसूस किया, बल्कि उनकी दिमागी कनेक्टिविटी भी बेहतर रही। गूगल सर्च इस्तेमाल करने वाले ग्रुप्स ने भी चैट जीपीटी ग्रुप से बेहतर प्रदर्शन किया। उनकी ब्रेन एक्टिविटी भी ज्यादा रही और उन्होंने अपने काम से संतुष्टि जाहिर की। एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब तीनों ग्रुप से एक पुराने निबंध को फिर से लिखने को कहा गया, लेकिन इस बार चैट जीपीटी वाले ग्रुप को बिना किसी टूल के लिखना पड़ा और दिमाग से लिखने वाले ग्रुप को चैट जीपीटी इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। यहां भी चौंकाने वाला नतीजा सामने आया। चैट जीपीटी ग्रुप को अपना पुराना निबंध ठीक से याद तक नहीं था और ईईसीजी रिपोर्ट ने दिखाया कि उनके ब्रेन में मेमोरी प्रोसेसिंग लगभग नहीं के बराबर थी। वहीं दिमाग से लिखने वालों ने चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए भी ज्यादा न्यूरल कनेक्टिविटी और एक्टिव एंगेजमेंट दिखाया। एमआईटी के रिसर्चरों के मुताबिक अगर हम बच्चों और किशोरों को बिना सोचे समझे एआई के हवाले कर देंगे तो उनके दिमाग के विकास पर गहरा असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई ऐसे केस देखे जा रहे हैं जहां बच्चे स्कूल के हर काम में एआई पर निर्भर हो गए हैं। ये न्यूरल कनेक्शंस जो याददाश्त, जानकारी तक पहुंच और दिमागी लचीलापन बनाने में मदद करते हैं, धीरे धीरे कमजोर हो सकते हैं। तो अब क्या करें? सिर्फ टूल का इस्तेमाल करना और सिखाना काफी नहीं है। जरूरी यह है कि लोगों को बताया जाए कि दिमाग की असली ग्रोथ तब होती है जब वो नेचुरल या एनालॉग तरीके से खुद सोचते, समझते और लिखते हैं। अगर आप हर छोटे बड़े काम के लिए चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब वक्त आ गया है कि रुकिए और सोचिए। कहीं सुविधा की इस दौड़ में आपका दिमाग अपनी ताकत तो नहीं खो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं डॉक्टर पीएन रेंजेन का,
सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। डॉक्टर रंजन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं अमित दुबे, जाने माने साइबर और एआई एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका शो पे। और हमारे साथ हैं कनिष्क अग्रवाल, आप एआई एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है कनिष्क जी आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर रंजन, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं और इसमें जैसे कि बताया गया कि 3 ग्रुप्स में बांटा गया था। सो जो ब्रेन ओनली ग्रुप था, यानी कि जिसके पास ना चैट जीपीटी था, ना ही गूगल सर्च इंजन जैसे टूल्स थे, इनके पास सिर्फ अपना दिमाग था, इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूरल कनेक्टिविटी पाई गई है सर। तो क्या वाकई में चैट जीपीटी और उसके जैसे टूल्स हमें लगातार डम बनाते जा रहे हैं सर? थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं ऐसे शुरू करूंगा कि द रोल ऑफ एआई, आई एम अ न्यूरोलॉजिस्ट, द रोल ऑफ एआई इन न्यूरोलॉजी is very nascent and is evolving. I've heard and I've seen a study from Harvard by May जिसने दिखाया कि AI is productive but AI is not motivating. MIT की एक और स्टडी आई है जिसमें यह देखा गया कि एक पोस्ट ग्रेजुएट जिसने एक थीसिस सबमिट किया on productivity found that he used AI to increase the work productivity and his thesis was not accepted. मैं AI का इस्तेमाल करता हूं। AI is a good method, but एक चीज जरूर याद रखनी पड़ेगी, that the response of the AI to anything is absolutely standard. आप एक AI का हेल्प लीजिए, 2 का लीजिए, 3 का लीजिए, द रिस्पॉन्स इज प्रैक्टिकली द सेम। मैं तो फर्मली बिलीव करता हूं, मैं AI यूज करता हूं, मैं चैट जीपीटी यूज करता हूं, पर मैं जो अपना वर्क है, एज फार एज पॉसिबल आई राइट इट बाई सेल्फ, करेक्टेड, रिकरेक्टेड एंड देन टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, बट नॉट कंप्लीटली ऑफ द चैट जीपीटी। मैं और आपसे मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूं कि देखिए, लिखने में किसी चीज में आपको अपने सब सेंसेस यूज करनी है। आपको मोटिवेशन होना है, आपको अटेंशन होना है, आपको कंसंट्रेशन होना है। ऑल दीज थिंग्स कैन ओनली कम, ये तभी आएंगी जब आप अपने आप खुद लिखेंगे, जब आप उसको खुद पढ़ेंगे, खुद करेक्ट करेंगे। पर अगर आपने सारा का सारा चैट जीपीटी डाल दिया और वही रिप्रोड्यूस कर दिया, तो इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड आंसर दैट यू गेट। तो ये कहना बिल्कुल ठीक है दैट यू आर एक्चुअली, आप अपने ब्रेन को डल कर रहे हो। एज आपने दिखाई वो फिल्म, वी हैव अल्फा, बीटा, थीटा। अल्फा वेव्स जो ईजी में दिखते हैं वो नॉर्मल बंदे में दिखते हैं। दे आर suggestive of awake behavior. If you're not using your brain, अगर आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो obviously the brain waves become dull. सर, डॉक्टर रंजन, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है डॉक्टर रंजन कि इसमें जो LLM ग्रुप्स का, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का, यानी कि चैट जीपीटी वाला जो ग्रुप था, LLM ग्रुप्स इनको कहा गया इनको, तो ये LLM ग्रुप जो है, इसमें पुअर मेमोरी रिकॉल भी देखा गया। 83% ऑफ द चैट जीपीटी यूजर्स struggle to quote their own essays minutes after the writing। मतलब आपने लिख तो दिया चैट जीपीटी की मदद से, लेकिन आपसे जब पूछा गया कि आपने क्या लिखा, उसका टाइटल क्या था वगैरह वगैरह, तो वो भूल गए, उनको पता ही नहीं था। तो ये साइकोलॉजिकली क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये जो शैलो इनकोडिंग है, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग की वजह से है, किसी और की चीज़ की वजह से, ये क्या हमें इशारा देता है सर? ये कहूंगा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ब्रेन में कनेक्टिविटी होती है, ब्रेन में प्लास्टिसिटी होती है। वेरियस सेंटर्स ऑफ द ब्रेन आर कनेक्टेड टू ईच अदर। यू हैव सेंटर्स फॉर स्पीच, यू सेंटर्स फॉर मेमोरी, फॉर अटेंशन, एवरीथिंग। तो आप एक चैट जीपीटी डाके, आपने एक स्टैंडर्ड चीज लिख के देख लिया, उसमें अपना ब्रेन इस्तेमाल करा ही नहीं, आपके इनपुट उसमें आए ही नहीं, तो ऑब्वियसली अपने ब्रेन को इस्तेमाल करा ही नहीं। जब आपने ब्रेन को इस्तेमाल ही नहीं करा, तो ऑब्वियसली यू वोंट गेट अल्फा वेव इन द ईईजी
that be replaced by beta wave or theta waves. So that really means that brain has to be used, brain has to be motivated, brain has to be excited. Then only the brain functions to its maximum capacity. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और जिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टडी का आपने जिक्र किया था, उसको भी बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि एआई पोटेंशियली मेकिंग अस डम। मैं अमित जी के पास आना चाहूँगा। अमित जी, आपका इस पर क्या अपना अनुभव है? और जैसा सर ने भी एक तो ये एमआईटी की रिपोर्ट है, हार्वर्ड की स्टडी है जो मोटिवेशन पे है, जैसा सर ने कहा कि प्रोडक्टिव तो बना रहा है आपको, लेकिन इट लैक्स मोटिवेशन, और जो बहुत जल्दी बोर्डम होने लग गया था एआई के साथ काम करते करते। तो कुल मिला के ये सजेशन बार बार आ रहे हैं दैट एआई में अंडरमाइन साइकोलॉजिकल एंगेजमेंट, पोटेंशियली डलिंग कॉग्निटिव ड्राइव। अब कॉग्निटिव ड्राइव ही नहीं है तो फिर तो हम किस दुनिया में जा रहे हैं, ये समझा जा सकता है। तो आपका अनुभव क्या कहता है इस पर? बिल्कुल दीपक जी, और मुझे इस तरह की रिपोर्ट्स का अंदाजा था, इस तरह के रिजल्ट्स का अंदाजा था, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि हमारी जो मेमोरी कैपेबिलिटीज हैं वो किस तरीके से डाउन जा रही है। पहले हम लोग 50-60 मोबाइल नंबर आसानी से रिमेम्बर कर लेते थे, याद रखते थे। अब 1 नंबर 2 नंबर याद नहीं रख पाते। पहले हम लोग बहुत लिटरेचर की चीजें याद रख पाते थे, अब तुरंत ढूंढ लेते हैं गूगल पे, कोई कोड ढूंढना हो, कुछ करना हो। तो ये आदतों से ही समझ में आ रहा है कि हमने याद रखना का जो स्किल था वो गिव अप कर दिया, कि जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे एज के संग हम आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज को हम कम यूज करते हैं। जब मैं पहले कविताएं लिखता था, तो यदि मैंने कविता लिखी, चाहे वो 50 लाइन की हो, चाहे वो 100 लाइन की, मुझे वो बाय हार्ट होती थी याद, और वो आज तक है, क्योंकि मैंने खुद ही लिखी है, खुद ही क्रिएट की है। तो उसको मुझे याद नहीं करना, मुझे याद है। और ये लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता था कि तुम्हें इतनी बड़ी कविता कैसे याद होती। क्योंकि मैंने खुद ही क्रिएट किया, कैसे नहीं हो गया, क्योंकि मुझे अंदर के कनेक्ट्स पता है, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन कैसे क्या मैंने सोची थी वो पता है, उसका स्ट्रगल मुझे याद है, मैंने क्या क्या वेरिएशंस किए थे वो भी मुझे याद है। तो फिर ये चीज मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी। आज क्या है कि हमने क्रिएशन कैपेबिलिटीज भी यदि किसी को और को दे दी कि तुम ही क्रिएट करके दे दो, तो फिर वो सारे जो प्रोसेसेस ब्रेन में हो रहे थे, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, वो बंद हो जाएंगे, और हम शायद उस चीज को आगे स्किल जो हमारी थी क्रिएटिविटी की, वो भी गिव अप कर देंगे। शायद हम क्रिएट ही ना कर पाए, हम इतना डम हो जाए कि हमें ऐसा लगे कि यार ये चीज क्रिएट हो कैसे सकती है। जैसे आज हम बड़े आराम से कह रहे हैं कि भाई कोई कविता लिख सकता है, कोई कहानी लिख सकता है, पर यदि हमने ये चीजें भी एआई से कराने की कोशिश शुरू कर दी, तो हो सकता है कि अगली जनरेशन में ये मुश्किल हो जाए कि हम अब कविता लिख ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमें लगता है कि काम हमारा है ही नहीं, हमने कभी किया ही नहीं। इस हद तक भी हम अपने जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं उसको खो सकते हैं। कई सारी पावर्स इंसान की इसी वजह से खो गई, क्योंकि हमने उसका इस्तेमाल बंद कर दिया, क्योंकि हम कन्वीनियंस की ओर जाते चले गए। मेरे ख्याल से वो कन्वीनियंस जब किसी और पर डिपेंडेंसी होती है, जैसे कि हम शेर को डेली खाना दे दें और शिकार करना वो भूल जाए, बिल्कुल वैसा सा ही कुछ है। हम वो चीजें भूलने लगेंगे, स्किल्स गिव अप हो जाएंगी, और जिसको हम डमनेस कहते हैं वो आ जाएगी। हो सकता है कि वो हमें एज ए कन्वीनियंस कुछ समय तक अच्छी लगे, पर जो डर सिंगुलैरिटी का है आगे, कि वो डमनेस की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन मशीनें हम पर कंट्रोल कर ले। तो ये जो डर है डेफिनेटली है सर, और ये इसकी शुरुआत हो चुकी है, और मैं इसमें बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये जो एजुकेशन सिस्टम में इस समय चैट जीपीटी, अभी देखिए जितने पीएचडीज हो रहे हैं सब चीज पे, उसमें अधिकतर लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं। बहुत सारे रिसर्च पेपर जो पब्लिश हो रहे हैं उसमें चैट जीपीटी वाले पेपर थे। मैं लैंग्वेज देख के समझ जाता हूँ आजकल। स्पीचेस, बड़े बड़े नेता जो भाषण दे रहे होते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। एक बहुत बड़े लीडर हमारे भाषण दे रहे थे एक कॉन्फ्रेंस में, और मैंने तुरंत कहा कि चैट जीपीटी का है। तो किसी ने कहा कैसे? मैंने कहा जिन्होंने एंगल लिया है रशिया का, और वो एंगल एक्चुअली यूएस का है, इंडिया का है नहीं। तो चैट जीपीटी ने जो बायस्ड ओपिनियन दे दी, उन्होंने वो पढ़ तो दी, लेकिन वो भूल गए कि वो तो हमारा ओपिनियन हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो बहुत बहुत कॉमन हो जाएंगी, और मेरे ख्याल से हम फंसेंगे आगे। एब्सोल्युटली। और आपने बिल्कुल बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया कैसे हम लोग एक मोबाइल के नंबर्स जो हैं, एक ज़माना होता था जब हमें सैकड़ों नंबर याद होते थे, और आज की डेट में मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आई एम स्ट्रगलिंग टू मेमोराइज 1 नंबर। जो मैंने एक नया नंबर लिया है। पुराने नंबर तो मुझे जैसे तैसे याद हैं, 1-2 अपने फैमिली वालों के, बट मैं अपने उस नंबर को जो मेरे पुराने नंबर के बहुत करीब है,
आप समझ लीजिए कि 2-3-4 नंबरों का फेर होगा, बट आई एम स्ट्रगलिंग टू मेमोराइज इट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसको गिव अप भी कर दिया कि छोड़िए ना, उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे यार जब आएगा। तो आई मीन इस स्थिति में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इसका मतलब क्या है और इसका एआई से कैसे कनिष्ठ जी थोड़ा सा हमें बताइए। एक जो MIT की स्टडी कहती है कि हम जो बेसिक टास्क है हम वहीं फंसे हुए हैं, मतलब कॉपी पेस्टिंग विदाउट एडिटिंग। इसमें कहा गया है MIT की स्टडी में कि जो LLM ग्रुप था वो जब उसने एसेज लिखे तो कैसे उसने बाईपास किया क्रिटिकल थिंकिंग को, रिवीजन को, लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग एक होती है, उसने सब कुछ बाईपास कर दिया। और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि आप डीप कॉग्निटिव एंगेजमेंट के लिए, और जिसका सर ने जिक्र किया डॉक्टर रेंजन ने, न्यूरोप्लास्टिसिटी, इन सब चीज़ों के लिए आपको बेसिक टास्क बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हमसे स्किप करवा रहा है चैट GPT या उस तरह के AI मॉडल्स। तो ये कितना खतरनाक आप मानते हैं सर? दीपक जी, डॉक्टर साहब ने 2 स्टडी का रेफरेंस दिया, एक तो उन्होंने MIT का दिया और हार्वर्ड का दिया। दोनों ही संस्थाओं के साथ पिछले 2.5 साल से काम कर रहा हूँ रिसर्च के अंदर। और एक AI एक मेरा एरिया है, तो MIT हो गया, हार्वर्ड हो गया, फोर्ब्स हो गया। तो मैं इसमें दूसरा संदर्भ लाना चाहता हूँ कि जैसे कैलकुलेटर है, उसने कभी गणित को नहीं मारा, उसने केवल सीखने के तरीकों को बदला। तो AI को सोच खत्म नहीं करेगा, उसको इस्तेमाल करने का तरीका बदल रहा है। तो आई थिंक किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से AI के साथ अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, अच्छे परिणाम आ सकते हैं जब उसके साथ मिलकर निर्माण करें, उसके उत्तरों को चुनौती दें, उससे सुधार करें और पुनः प्रयास करें। ये ऐसा नहीं है केवल कॉपी पेस्ट करें। तो जो रिसर्च जिस पे हम लोग विचार कर रहे हैं अभी, इसका सैंपल साइज बहुत छोटा है। मतलब 54 के आसपास लोग, 54 लोगों के ने इस रिसर्च में भागीदारी करी है। तो उसके ऊपर एक निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो चिंता का विषय है वो डेफिनेटली है, क्योंकि देखिए आपने कहा कॉग्निटिव ऑफलोडिंग हो रही है। तो मेरे हिसाब से है कि भाई जो मेरे रोजमर्रा के काम है, जो मैं रोज करता हूँ, तो वो आलस नहीं है। उसका मतलब है कि मैं अपनी जो मानसिक ऊर्जा है उसका मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि मैं AI का बहुत इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जो काम मेरे को रोजमर्रा में करने हैं उनको मैं इस्तेमाल करता हूँ चैट GPT के लिए, ताकि मेरी जो संरचना है, जो मैं करना चाहता हूँ या जो मैं सोचना चाहता हूँ, उसको मैं बढ़ाऊँ। तो मेरे हिसाब से AI का इस्तेमाल डिजाइन और निर्णय क्षमता को बढ़ा सकता है अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जैसा इसमें रिसर्च में आया है सामने, वो ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज को टॉपिक भी याद नहीं था, वो सिंपल उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। उसका इस्तेमाल फर्दर नहीं किया है, दिमाग नहीं लगाया कि भाई किस चीज के ऊपर टॉपिक था क्या। बट ज्यादातर लोग तो यही कर रहे हैं ना कनिष्ठ जी, आजकल तो ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। आपने कॉपी पेस्ट किया, उठा दिया। आपके जो बेसिक टास्क हैं कि आप इसका एक ऐसे बना दीजिए, फलाना टॉपिक दे दीजिए, कैलकुलेशंस वगैरह के, तो हमको एक बेसिक टास्क के जाल में फंसा दिया और हमें लगता है वही बेसिक टास्क जो है वो दुनिया बदलने के टूल हैं, तो हम उनसे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो एक्चुअली ये सैंपल साइज बहुत कम जरूर हो सकता है, आपने सही कहा, बट एक्चुअली कहानी ये सब की है सर, जो चैट GPT या इस तरह के टूल्स यूज कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से हमें स्टूडेंट्स के साथ, जो कि स्टूडेंट्स हैं, हमारा आगे का भविष्य है, हमें उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा कि विचारों को AI से पूरा करवाना जटिल विचार निर्माण की क्षमता को कम कर सकता है। तो आप अपनी सोच को बदलें, आप इस्तेमाल करिए जब आपको कोई टॉपिक मिलता है लिखने के लिए। जैसे अमित जी बता रहे थे, लिखने में उन्होंने बहुत पहले कविताएं लिखी हैं और उनकी कॉग्निटिव मेमोरी बहुत अच्छी है, तो आज भी वो रिकॉल कर पाते हैं। तो कोई चीज़ को सोच रहे हैं, उसको विचार लीजिए, AI की मदद लीजिए सोचने के लिए कि भाई और कौन से तरीके हो सकते हैं। कि भाई इसके ऊपर मुझे लिखना है, तो मैंने 4 पॉइंट अपने बनाए, 4 पॉइंट मैंने AI की मदद से लिए, तो मेरा अपना दायरा बढ़ाया सोचने का। तो और मुश्किल सीखने और नवाचार की कुंजी जो होती है, वो तो AI हमें डेटा दे सकता है उसके ऊपर। तो नवाचार की जो हमारी कुंजी है ना, जिससे हमारी वो बढ़ती है, तो आई थिंक हमें उसको बढ़ाना चाहिए कि मेटा कॉग्निशन में कोई रुकावट नहीं आए और हम उसको इस्तेमाल सही तरीके से कर पाए। आपने बहुत अच्छा बोला कि एक्चुअली सारा इनोवेशन तो छिपा हुआ है हमारे बिहेवियर्स पे। अब ये बिहेवियर को ही एक तरह से अगर रेस्ट्रिक्ट कर देगा, और MIT की एक स्टडी, एक ब्रेक पर मैं जा रहा हूँ, स्टडी का हवाला देते हुए, MIT की कुछ दिन पहले आई हुई लैब रिसर्च की जो स्टडी है वो ये बताती है कि चैट GPT और इस तरह के टूल्स का ज़्यादातर इस्तेमाल
आपके ह्यूमन इंटरैक्शन को लगातार घटा रहा है और ये इमोशनल और कॉग्निटिव प्रोसेस को इम्पेयर कर रहा है। आप पूछ ही नहीं रहे हो ना। पहले मेरे को किसी चीज़ के बारे में पूछना होता था तो मैं गुरुजी से, अपने दोस्त से, छोटे भाई से, बड़े भाई से, दीदी से, किसी से पूछ लेता था। अब मेरा उनसे इंटरेक्शन ही नहीं है क्योंकि मेरे पास एक टूल है चैट जीपीटी या इस तरह के टूल, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। तो मेरा ह्यूमन इंटरेक्शन खत्म हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है। मुझे अपना सारा ज्ञान मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है एक जगह से, एंड आई एम हैप्पी विदाउट इंटरेक्टिंग द ह्यूमन वर्ल्ड फर्दर। तो इसके क्या कुछ रिपरकशंस हो सकते हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कोरिलेट किया गया है इस तरह के बिहेवियरल पैटर्न को लोनलीनेस से। क्या हम अकेले हो जाएंगे? चैट जीपीटी और हम सारे सॉल्यूशंस तो दे रहा है, तो क्या डम्ब होने के साथ साथ हम लोन भी हो जाएंगे, अकेले भी हो जाएंगे? और मूर्ख और अकेला आदमी क्या करेगा इस दुनिया में, आप समझ सकते हैं। इसलिए बहुत खतरनाक ये विषय है। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर रंजन, हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है उस पर कुठाराघात करने के साथ साथ, जैसे मैंने कहा कि लोनलीनेस से जुड़ी हुई भी रिपोर्ट्स आई हैं और ये सजेस्ट करती हैं सोशल कॉग्निटिव इम्पैक्ट्स को। तो क्या वाकई में हम एक तो डम्ब होते जा रहे हैं चैट जीपीटी और इस तरह के टूल्स के इस्तेमाल से, एआई के इस्तेमाल से, और साथ ही साथ में हम अपनी ही दुनिया में अकेले होते जा रहे हैं क्योंकि एक टूल हमारे पास है जो हमें सारे सॉल्यूशंस दे रहा है जो पहले बिना ह्यूमन इंटरैक्शन के पॉसिबल नहीं थे। तो ये जो डबल कॉम्बिनेशन है, एक तो डम्ब होना और दूसरा अकेला होना, इसके क्या मायने न्यूरो साइंस में? ये मेरा पहला तो ये मैं कहूंगा कि आई नो द MIT स्टडी वाज अ स्मॉल नंबर। उन्होंने कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करे। दे हैव गिवन अ ऑब्जर्वेशनल स्टडी, दिस इज व्हाट दे ऑब्जर्व्ड। उसको आगे प्रूव करना पड़ेगा। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, आई वुड ऑल्सो गेट इनटू what is called multitasking. Right. People who are more intelligent, they do multitasking. They can stimulate number of areas of the brain and do 2 to 3 tasks at a time. I'm sure, मैं पक्का कह सकता हूं कि with AI, with ChatGPT, your thinking capability, आपकी मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ऑब्वियसली जब आप थिंक नहीं करोगे, जब आप पढ़ोगे नहीं, जब आप अपनी ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू वुड बिकम डल, यू वुड गेट विथड्रॉन, एंड ज्यादा विथड्रॉन, ज्यादा डलनेस, अवे फ्रॉम सोशल विल ऑल्सो एड ऑन टू your progressive loss of mental functions. So I think it is extremely important that we keep ourselves active. And by writing our own selves, we keep ourselves active, we keep activating other areas of the brain. Absolutely. मेरे पास बहुत articles आते हैं for review for various journals. जी. And I must tell you, frankly, without naming, that number of times I pointed out that this paragraph has GPT copied. Now, if this is what is going to happen, then I'm sure all research that we do is going to be fruitless. Absolutely, sir. And तो this मेरा is ये कहना है। and this is the trend, sir. This is the trend, sir. आप सही कह रहे हैं। रिसर्च पेपर्स हो, हम यहाँ तक कि मीडिया में, सर, यहाँ तक कि मीडिया में आप जाइए, आप वेबसाइट्स खोल के देखिए, मैक्सिमम जो टास्क हैं, जो आर्टिकल्स वगैरह लिखे गए हैं, वो चैट जीपीटी की मदद से लिखे गए हैं। चैट जीपीटी की हेल्प से अगर आप लिख रहे हैं देन कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट चैट जीपीटी को अगर आपने काम दे दिया कि आप इसका कोई निष्कर्ष निकालिए पॉलिटिकल या जो भी है, तो आई मीन वो समथिंग डेंजरस है। मेरे पास वक्त की कमी है, आई एम सॉरी सर, मैं अमित जी के पास जा रहा हूँ। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा। अमित जी, जो सोर्स वेरिफिकेशन है जिस पर आप लड़ते रहे, गवर्नमेंट के साथ आप लगातार काम कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, लगातार चैट जीपीटी में हम देख रहे हैं कि एआई आउटपुट जो दे रहा है उसमें कोई एक्यूरेसी का चेक नहीं हो रहा है, उसकी रेलेवेंस चेक नहीं हो रही है। इस MIT की स्टडी में बताया कि होमोजेनियस एसेज जो लिखे गए
वो कैसे इंटरनलाइज कर रहे थे एरर्स और बायस को। ये लगातार जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन स्किल्स हमारी खत्म हो रही हैं, ये कितना खतरनाक सर? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि एआई हेलुसिनेट भी करता है, तो कई बार वो इस तरह के एग्जांपल्स या चीजें बता देता है जो कभी हुई ही नहीं, जिसकी कोई कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंसेस नहीं है। और जैसे कि मैं एक बार एआई को बोल रहा था कि मुझे वेदों से कोई ऐसा श्लोक निकाल के दो जिसका मतलब ऐसा ऐसा हो, उसने निकाल के दे दिया। मैंने श्लोक पढ़ा, फिर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने दोबारा उसको गूगल पे सर्च किया तो वैसा कोई श्लोक था ही नहीं। तो एआई बहुत ऐसा करता है, वो ऐसा बना देता है कि आप चाह रहे हो। तो ये सारी चीजें एक जो मिस इन्फॉर्मेशन है या जो फेक इन्फॉर्मेशन है उसको प्रमोट करती हैं। अभी मैंने जो ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मणिपुर है उनको एक प्रेजेंटेशन भी दिया कि हाउ वी कैन यूज एआई टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। एआई का ही इस्तेमाल हम कर रहे हैं इस तरह की एआई जनरेटेड फेक न्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसका और कोई चारा है नहीं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट इतना डीप ड्राइव होता है कि जब तक आप रिटेलिएट करते हो इम्पैक्ट हो चुका होता है। तो एब्सोल्युटली सर, आई एम सॉरी, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला। कनिष्क जी के पास मैं माफ़ी के साथ नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि वक्त की इतनी कमी थी, इतना ही था मेरे पास। बट आपने बिल्कुल सही कहा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल रीडिंग, डिस्कशन, ये बहुत ज़रूरी होंगे अगर हमें एआई के साथ आगे बढ़ना है इन अ प्रोडक्टिव मैनर। अदरवाइज स्टडीज़ जो हैं वो सजेस्ट कर रही हैं कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, हमने एड्रेस नहीं किया तो आगे बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कनिष्क अग्रवाल जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अमित दुबे जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर रेंजन। शो में इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।